सुन रहे हैं ये कहानी आशुतोष के साथ पॉकेट एफएम पर। सुपर अर्जुन एपिसोड 9। जहां एक तरफ अर्जुन श्रीनिवासन के साथ टाइम मशीन के जरिए समय की यात्रा पर निकल चुका है, वहीं दूसरी ओर अर्जुन के घर पर रात के समय पिंकी और बिट्टू आपस में मस्ती करने में बिजी है। अर्जुन के चाचा टेंशन में है क्योंकि अर्जुन अभी तक घर नहीं आया। इतनी रात हो गई है और अभी तक अर्जुन घर नहीं आया। कहाँ रह गया होगा मेरा अर्जुन? चाचा मायूस होकर कहते हैं। चाची गुस्से में कहती है, अरे आ तो जाएगा, देखा नहीं परसों कितनी देर से आया था घर, अपने किसी दोस्तों के संग पार्टी करने में बिजी होगा। आज घर आता है ना तो उसे बताती हूँ, आज मैंने भी उसका दाना पानी बंद नहीं किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चाची गुस्से में कहती है। रात के 1 बज चुके हैं लेकिन अभी भी अर्जुन घर नहीं आया। बिट्टू और पिंकी भी अब थोड़ा परेशान हो गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि अर्जुन गया तो गया कहाँ। एक बड़ा सा मैदान, कुछ बकरी और भेड़ वहां घास चर रहे हैं। अचानक तेज आवाज और लाइट के साथ एक बवंडर चलने लगता है और वो कारनुमा टाइम मशीन उस बवंडर के साथ ही घूम रही है। थोड़ी देर बाद बवंडर शांत होता है और श्रीनिवासन की कारनुमा टाइम मशीन ऊपर से धड़ाम से आकर नीचे गिरती है। कार का गेट खुल जाता है और अर्जुन बाहर दूर गिर जाता है। श्रीनिवासन कारनुमा टाइम मशीन को लेकर वहां से तुरंत भाग जाता है। वहीं अर्जुन उस मैदान में बेहोश पड़ा है। उधर दूसरी तरफ प्रोफेसर अपने घर की तरफ जा रहा है, जो कि वापस 1983 में टाइम ट्रेवल करके आ चुका है। अपने फार्म हाउस पर जा रहा है। हालांकि प्रोफेसर बेंगलोर से 1985 में टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में गया था, लेकिन वो इस बार 1985 में वापस नहीं आया, बल्कि वो 2 साल पहले 1983 में आया है। इसकी वजह क्या है? उसने ऐसा क्यों किया? इसकी भी एक वजह है, क्योंकि वो उन गलतियों को सुधारना चाहता है जिनकी वजह से उसे फ्यूचर में भागना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ मैदान में बेहोश पड़े अर्जुन को होश आता है। जैसे उसे होश आता है वो देखता है कि वो कहाँ है। ये जगह भी कुछ अलग सी लग रही थी। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन हकीकत तो यह है कि अर्जुन टाइम ट्रेवल करके 1983 में पहुंच गया है। वो इधर उधर देखता है, उसको ये जगह बिल्कुल ही नई लग रही है। वो सोच रहा है कि कहाँ आ गया और श्रीनिवासन कहाँ है। ये जगह लखनऊ में तो कहीं देखी नहीं। अर्जुन धीरे से वहां आता है और चलता जाता जाता है। थोड़ी दूर पर एक सड़क मिलती है जहां कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं। अर्जुन एक चाय की दुकान पर जाता है और अंदर जाकर बैठ जाता है। दुकानदार अर्जुन को अजीब नजरों से देख रहा है, क्योंकि एक 25 साल फ्यूचर से आए हुए इंसान 1983 के लोगों से बात करने, कपड़े पहनने के तरीके बिल्कुल अलग थे। अर्जुन भी उस दुकानदार की अजीब नजरों से देखे जाने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था। चाय पीने के बाद अर्जुन पूछता है कि कितने पैसे हुए? दुकानदार कहता है कि 1 रुपया। अर्जुन काफी सरप्राइज्ड होता है कि चाय सिर्फ 1 रुपया? यहाँ कोई भी नॉर्मल चाय 5 रुपए से कम में नहीं मिलती। यह दुकानदार सिर्फ 1 रुपए ही ले रहा है। अर्जुन ने उस दुकानदार को 10 रुपए का नोट दिया और फिर उसके बाद वहां से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वहां से पीछे मुड़कर जा रहा होता है, वैसे ही दुकानदार उसे आवाज लगाता है, अरे भैया, बचे हुए पैसे नहीं ले जाओगे क्या? इसलिए वो वापस दुकानदार के पास नहीं आता और वहां से आगे बढ़ जाता है। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जहां एक और अर्जुन और श्रीनिवासन 1983 में जा चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट मतलब आज के दिन 2011 में कॉलेज में काम्या अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी हुई है। काम्या आज कुछ परेशान लग रही है क्योंकि अर्जुन पिछले कुछ दिनों से कॉलेज नहीं आया है। अर्जुन के कॉलेज ना आने से काम्या थोड़ी मायूस है। वो अभी भी अर्जुन का वेट कर रही है। काम्या अर्जुन के दोस्त मुकेश के साथ अर्जुन के घर जाती है, जहां वो देखती है कि अर्जुन अपने घर पे भी कई दिनों से नहीं गया, जिस कारण अर्जुन के घर वाले भी परेशान हैं। अर्जुन के घर वालों ने पहले से ही अर्जुन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई हुई है। बहुत ज्यादा छानबीन करने के बावजूद किसी को भी अर्जुन का कुछ पता न चला। अब सभी लोग समझ जाते हैं कि अर्जुन शायद किसी हादसे का शिकार हो गया था और उसकी मौत हो चुकी है। उधर दूसरी तरफ 1983 में रात हो चुकी है। अर्जुन रोड के किनारे किसी पार्क के किसी बेंच पे बैठा हुआ है। आजकल गर्मियों के दिन है, इसलिए अर्जुन सोचता है कि आज की रात
वो इसी पार्क में बिताएगा। अर्जुन उस पार्क में बैठा होता है, तभी उसकी आंख लग जाती है। कॉलेज का एक दिन, जब कॉलेज में अर्जुन और विक्की का बॉक्सिंग कंपटीशन है। इस बॉक्सिंग कंपटीशन की खासियत यह है कि इनाम के तौर पर जो जीतेगा उसी के साथ काम्या जाएगी, यानी कि काम्या उसी की हो जाएगी। बेल बजती है और थोड़ी देर में अर्जुन और विक्की की फाइट स्टार्ट हो जाती है। पहले विक्की अर्जुन पर एकाएक पंचों की बौछार करता है, लेकिन फुर्ती के साथ बचते हुए अर्जुन जवाब में विक्की के फेस पर पंचों की बौछार करता है। चारों तरफ बस अर्जुन अर्जुन की आवाजें सुनाई देती है। हर कोई बस अर्जुन को चीयर कर रहा होता है। अर्जुन अर्जुन। रिंग के पास खड़ी काम्या चिल्ला रही है। काम्या की आवाज सुनकर अर्जुन का ध्यान भटकता है और वो कुछ देर काम्या को देखने लग जाता है और काम्या भी उसे बड़े प्यार से देखती है। इसी बीच विक्की मौका पाते ही अर्जुन के फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। अर्जुन नीचे रिंग के अंदर गिरा पड़ा है। अर्जुन को गिरा देख विक्की खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। काम्या, तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे नहीं लगता अब अर्जुन दोबारा उठेगा, इसलिए मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाओ। तभी रेफरी 10 तक काउंट करता है। उधर काम्या गेट अप अर्जुन, गेट अप अर्जुन कहती है। रेफरी जैसे ही 9 काउंट करता है वैसे ही अर्जुन उठ खड़ा होता है। अर्जुन को यूं खड़ा देख विक्की घबरा जाता है, जिसके बाद विक्की अपना दायां पंच अर्जुन के फेस की तरफ बढ़ाता है, लेकिन अर्जुन फुर्ती से बचते हुए अपने दाएं पंच के एक ही वार से विक्की को धाराशायी कर देता है। रेफरी 10 तक काउंट करता है, लेकिन विक्की दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। रेफरी अर्जुन को विनर घोषित कर देता है और यह मैच अर्जुन जीत जाता है। अर्जुन मैच ही नहीं, साथ ही काम्या का दिल भी जीत जाता है। काम्या भरे कॉलेज में सबके सामने अर्जुन से अपने प्यार का इजहार करती है। आई लव यू अर्जुन। जवाब में अर्जुन काम्या को आई लव यू टू बोल देता है और इसके बाद काम्या अर्जुन के गले लग जाती है। कॉलेज में खड़े सभी स्टूडेंट्स तालियां बजाते हैं, लेकिन इसी बीच विक्की अंदर ही अंदर जल जाता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अर्जुन काम्या से उसके साथ डेट में चलने को कहता है। अर्जुन की बातें सुनकर काम्या मान जाती है और उसके बाद वे दोनों डेट पर चले जाते हैं। रात हो चुकी है। जैसे ही अर्जुन और काम्या रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, उस वक्त रेस्टोरेंट में अंधेरा होता है। थोड़ी देर बाद वहां पर रंग बिरंगी लाइट जलती है और चारों तरफ कई मोमबत्तियां जली होती है। काम्या ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है और अर्जुन से इन सब के लिए थैंक्स बोलती है। पता है, तुम मेरी लाइफ में पहली ऐसी लड़की हो जिसे मैं इतना ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू काम्या। अर्जुन हल्का सा स्माइल के साथ बोलता है। आई लव यू टू अर्जुन। काम्या भी हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है। उसके बाद वो दोनों कैंडल लाइट डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वे कुछ देर तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। थोड़ी देर बाद वहां पर एक म्यूजिक बजता है। तुमको पाया है कि जैसे खोया हूँ, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूँ। ओम शांति ओम मूवी का ये गाना उस समय बज रहा होता है। इसी गाने के साथ काम्या और अर्जुन दोनों एक दूसरे की कमर में हाथ डाले हुए कपल डांस करने लग जाते हैं। थोड़ी देर तक वे दोनों ऐसे ही एक दूसरे की धुन में मदहोश होते हैं। अब अर्जुन धीरे से काम्या के चेहरे पर हाथ लगाता है और अपनी उंगलियों से उसकी आंख पर आई जुल्फें संवारता है। उसके बाद कुछ देर तक अर्जुन और काम्या एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं। अर्जुन काम्या को जैसे किस करने वाला होता है, वैसे ही उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे भाई उठ यहाँ से, ये कोई सोने की जगह है? सोना है तो अपने घर जाकर सो। अर्जुन की आंख खुलती है। सामने एक बड़ी सी मूंछों वाला आदमी खड़ा है जिसने खाकी ड्रेस पहनी हुई है। उसे देखकर अर्जुन चौंक जाता है और इस तरह अर्जुन का सपना भी टूट जाता है जो वो अभी अभी काम्या के साथ देख रहा था। वो पुलिस वाला अर्जुन को देखकर हैरानी से बोलता है, इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रहा है? कौन है तू? तेरा नाम क्या है? और तूने इतने अजीब से कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे तो इस शहर का नहीं लग रहा, सीधे सीधे बता दे कौन है, वरना। कुछ ऐसे ही बातें वो पुलिस वाला अर्जुन से करता है। उसकी बातें सुनकर अर्जुन घबरा जाता है और कहता है, सर मैं घर को जा रहा था, थोड़ी देर पार्क में बैठा तो मुझे नींद आ गई, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जा रहा हूँ। इतना कहते ही अर्जुन पार्क से बाहर चला जाता है। अर्जुन रास्ते में चल रहा है और मन ही मन सोचता है, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गया मैं? यहाँ तो लोग चैन से बैठने और सोने तक नहीं देते। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं?
थोड़ी देर आगे जाने के बाद अर्जुन को भगवान शिव का एक बड़ा सा मंदिर दिखाई देता है, जिसके बाद अर्जुन मंदिर के अंदर चला जाता है। मंदिर में प्रवेश करने के बाद अर्जुन भगवान से हाथ जोड़ता है और कहता है, पता नहीं भगवान, मैं कहाँ आकर फंस गया। वहां अंकल आंटी सभी को मेरी चिंता हो रही होगी। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? आप ही कुछ कीजिए, आपको मेरी मदद करनी होगी। उसके बाद अर्जुन सारी रात मंदिर में ही गुजारता है। सुबह होती है, अर्जुन की आंख खुलती है। अर्जुन देखता है मंदिर के पुजारी सामने खड़े हैं। अर्जुन उनको उठते ही प्रणाम करता है। बेटा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आ गए? पुजारी बोलता है, मैं शहर में नया हूँ। पास पार्क में बैठा था तो पुलिस वाले अंकल ने मुझे वहां से भगा दिया। मुझे यहाँ आते वक्त ये मंदिर दिखा तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यहाँ आ जाता हूँ। इंसान मुझे भगा सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। फाइनली भगवान ने मुझे यहाँ शरण दी। अर्जुन पुजारी से हताश होकर बोलता है, हाँ बेटा, सही कहा तुमने। इसके लिए तो सब बराबर है, वो सबकी सुनता है बेटा। तुम जिस काम के लिए यहाँ आए हो, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में वो साथ देगा। पुजारी ऐसा कहते ही उसकी तरफ फलों की एक थाली आगे बढ़ाता है। उस थाली में कई प्रकार के फल रखे हुए थे। लो बेटा, मुझे लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है, इसे खा लो। पुजारी मुस्कुराते हुए कहता है। आप सुन रहे हैं ये कहानी आशुतोष के साथ पॉकेट एफएम पर। सुपर अर्जुन एपिसोड 10। धन्यवाद पुजारी जी। अर्जुन हाथ जोड़ते हुए पुजारी से कहता है और थाली में से एक सेब का दाना उठाकर उसे खाने लगता है। फिर अर्जुन मंदिर से बाहर जाने लगता है। उसको जाता हुआ देख पुजारी उससे कहता है, बेटा, अगर तू यहाँ से चला जाएगा तो शहर में कहाँ रहेगा? क्योंकि तू अभी शहर में नया है, इसलिए जब तक तुझे कोई काम या रहने का कोई ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक यहीं रह सकता है। जवाब में अर्जुन पुजारी से कहता है, वो लखनऊ से यहाँ आया है और उसके पास पैसे भी नहीं है घर जाने को, इसीलिए उसे पहले अपने लिए पैसों का जुगाड़ करना होगा ताकि वो दोबारा अपने घर जा सके। ऐसा कहते ही अर्जुन पुजारी को नमस्कार बोलता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। शहर में एक जगह कुछ स्टंटमैन आए हुए हैं। वे लोग अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके कई खतरनाक स्टंट लोगों को दिखाते हैं, जिससे खुश होकर लोग उन्हें खूब सारा पैसा दे रहे हैं। अर्जुन को बेंगलोर शहर की दीवारों पर ऐसे स्टंटमैन एडवेंचर के पोस्टर जगह जगह लगे हुए दिखते हैं, तो वो वहां जाने का डिसीजन ले लेता है जहां पर स्टंटमैन इस तरह के खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करके कुछ स्टंट परफॉर्म करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है और फिर उन पैसों की हेल्प से वो अपने घर वापस जा सकता है। अर्जुन शहर में जिस जगह पर होता है उससे कुछ 3 किलोमीटर की दूरी पर वो प्रदर्शनी चल रही है जहां पर स्टंटमैन तरह तरह के करतब दिखाते हैं। अर्जुन के पास जेब में पैसे नहीं है, इसीलिए वो पैदल ही वहां तक चला जाता है। वहां पर कई स्टंटमैन आए हुए हैं जो कि अपने खतरनाक स्टंट लोगों को दिखाकर उनका मनोरंजन कर रहे हैं और बदले में लोग उन्हें पैसे दे रहे हैं। कुछ लोग रस्सियों पर चलकर अपना करतब दिखा रहे हैं तो कुछ खुद को आग लगाकर पानी में कूद रहे हैं। इसके अलावा कुछ रस्सियों पर बाइक भी चला रहे हैं, पर यह बाइक काफी पुरानी मॉडल की है। यह देखकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन फिर वो सोचता है इन स्टंटमैन के पास ये बाइक्स पहले से होंगी। एक स्टंटमैन लाठियों का करतब दिखा रहा है। उसकी बेटी बीमार है और उसे ब्रेन ट्यूमर है, इसलिए वो ये खतरनाक स्टंट कर रहा है। तभी अचानक स्टंट करते हुए उसका पैर स्लिप होता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है, जिससे उसके हाथ में गहरी चोट आ जाती है। अब वो जोर जोर से रोने लगता है। वहां पर मौजूद सभी लोग से गुहार लगाता है। उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, उसे ब्रेन ट्यूमर है। जल्दी उसे पैसे नहीं मिला तो वो अपनी बेटी का इलाज नहीं करा पाएगा। लेकिन वहां पर खड़े लोग उसकी मदद नहीं करते और वहां से जाने लगते हैं। उस आदमी को देखकर अर्जुन को दया आ जाती है। अर्जुन उस आदमी के पास जाता है और उसके हाथों से लाठी ले लेता है और वहां पर जोरदार स्टंट करने लग जाता है। अर्जुन का लाठी के साथ करतब सभी को पसंद आता है। अर्जुन का स्टंट देखकर वहां पर खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी वहां एक लड़की मीनाक्षी आती है। उसकी नजर स्टंट करते हुए अर्जुन पर पड़ती है। वो अर्जुन को एक बार देखती है और पहले ही बार में उसे अपना दिल दे बैठती है। वो अर्जुन को देखकर तालियां बजाती है। वहीं दूसरी तरफ स्टंट कर रहे अर्जुन को देखकर वो आदमी जिसे स्टंट करते वक्त चोट लगी थी, वो लोगों की ओर आगे जाता है और इस बार लोग उसे ढेर सारा पैसा दे देते हैं।
जिसे वो एक नीले रंग के कपड़े में रख लेता है। इसके बाद वो आदमी अर्जुन के पास आता है और उसे धन्यवाद प्रकट करता है और रोते हुए कहता है, अगर आज आप नहीं होते तो मैं अपनी बेटी के इलाज के लिए इतने पैसे नहीं जुटा पाता। आप बताइए, आपको इसमें से कितने पैसे चाहिए? ये सारे पैसे आपके ही हैं। उस आदमी की ये बातें सुनकर अर्जुन को उस पर दया आ जाती है। जैसे ही वो आदमी पैसे देने के लिए अपनी पोटली के अंदर हाथ डालता है, वैसे ही अर्जुन उसे पैसे देने के लिए मना कर देता है। ये सारे पैसे मेरे नहीं, आपके हैं। आप इन्हें लेकर जाइए और अपनी बेटी का सही से इलाज करवाइए। अर्जुन के मुंह से यह बात सुनकर वो आदमी अर्जुन के पैर पड़ने लगता है। तभी अर्जुन उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे गले लगाकर बोलता है, ये तो मेरा फर्ज है, मेरा काम ही है लोगों की मदद करना। अर्जुन के मुंह से यह बात सुनकर वहां पास ही में खड़ी मीनाक्षी को बहुत अच्छा लगता है। वह आदमी पूछता है, क्या नाम है आपका? अर्जुन। यह कहता हुआ अर्जुन वहां से निकल जाता है। जहां एक तरफ अर्जुन अभी तक इधर उधर ही भटक रहा है, वहीं दूसरी तरफ श्रीनिवासन, जिसको इस शहर के चप्पे चप्पे के बारे में अच्छे से पता है। चूंकि श्रीनिवासन टाइम ट्रेवल करके 2011 से 1983 में आया है, तब वो अपनी कारनुमा टाइम मशीन से सबसे पहले अपने फार्म हाउस जाता है। वो फार्म हाउस के अंदर दाखिल हो जाता है। फार्म हाउस के अंदर घुसते ही सबसे पहले श्रीनिवासन वहां चारों तरफ देखता है। वो एक रूम में जाता है जहां उसने दीवार में एक जगह बनाकर वहां अपनी कुछ चीजें छुपाई है। वो अपने पावरफुल ग्लव्स पहन लेता है और फिर उसकी मदद से दीवार में छेद कर देता है। फिर उसे वो चीज मिलती है जिसे उसने दीवार के अंदर छुपाया था। वहां पर गोल्डन रंग का एक मशीनुमा चमकता पत्थर जैसा कुछ था जो चमक रहा था। श्रीनिवासन उस गोल्डन रंग के पत्थर को अपने हाथों में लेता है, फिर उसे अपने ग्लव्स के अंदर उसी पत्थर के आकार के एक होल में फिट कर देता है, जिसके बाद उसका पूरा शरीर बदलने लगता है और उसके चेहरे पर एक डरावना मास्क आ जाता है और साथ ही पूरे शरीर में हरे रंग की एक अजीब कॉस्ट्यूम लग जाती है। अब मुझे अपने मिशन में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। जल्द ही वो दिन आएगा जब इस सारी दुनिया को मेरे सामने झुकना होगा और पूरी दुनिया में सिर्फ मेरा राज होगा और मैं बनूंगा इस दुनिया का शहंशाह। श्रीनिवासन एक अजीब सी शैतानी हंसी हंसता है। श्रीनिवासन उस पत्थर को वापस रख देता है और इंसान के रूप में वापस आ जाता है। उसके बाद श्रीनिवासन उस फार्म हाउस से बाहर निकल जाता है। फिर वो अपनी उसी लैब में जाता है जहां वो तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट किया करता था और उसके साथ वहां पर कई और साइंटिस्ट भी काम किया करते थे। श्रीनिवासन अपनी लैब में पहुंचता है। इधर फ्यूचर से आए श्रीनिवासन 1983 वाले यानी कि पास्ट वाले श्रीनिवासन को वहां काम करता हुआ पाता है। अब श्रीनिवासन के पास चैलेंज है कि वो कैसे पास्ट वाले श्रीनिवासन को यकीन दिलाए और वो उसे उन गलतियों को करने से रोके जो आगे आने वाले 2 सालों में करेगा और जिसकी वजह से उसे भागना पड़ा था। श्रीनिवासन मन ही मन सोचता है कि वो 1983 वाले श्रीनिवासन को वो सभी गलतियां करने से रोकेगा, क्योंकि वो फ्यूचर में जा चुका है और उसको पता है कि क्या कैसे करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए वो पास्ट में जाकर अपनी गलतियों को सुधारना चाहता है। 1983 वाला श्रीनिवासन उसे देखकर चौंक जाता है। तब फ्यूचर वाला प्रोफेसर श्रीनिवासन उसे बताता है कि वो उसके दूर का कोई भाई है, बल्कि वो ये समझ सकता है कि वो उसी का अक्स है। मेरा कोई भाई नहीं है और तुम मुझसे क्या कह रहे हो कि तुम मेरे दूर के कोई भाई हो? पास्ट वाला श्रीनिवासन फ्यूचर वाले श्रीनिवासन से कहता है। तब जवाब में फ्यूचर वाला प्रोफेसर श्रीनिवासन कहता है, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी एक गलती के कारण एक दिन तुम्हारे पीछे ESF कमांडो तुम्हारे जान के पीछे पड़ जाएंगे। मैं चाहूँ तो तुम्हें उनसे बचा सकता हूँ और तुम्हारे मिशन में सक्सेस करने में तुम्हारा साथ भी दे सकता हूँ। पास्ट वाला श्रीनिवासन हंसता है और पूछता है, ये ESF क्या है? मैंने तो कभी नहीं सुना इसके बारे में। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन कहता है, ESF का मतलब अर्थ सिक्योरिटी फोर्सेस और ESF अभी गठित नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत जल्द गठित हो जाएगी। तभी सामने चल रहे टेलीविजन पर 1983 के एकमात्र चैनल दूरदर्शन पर एक न्यूज आती है कि विश्व की 10 बड़े देशों की सरकारों ने अंतरिक्ष के अज्ञात लेकिन संभावित खतरे से पृथ्वी की सुरक्षा के लिए ESF का गठन किया है।
पास्ट वाला श्रीनिवासन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और सोच रहा है, मेरे सामने खड़ा आदमी जो ये कह रहा है कि वो मेरा अक्स है, वो तो अभी से ईएसएफ की बात कर रहा था। इसका मतलब ये इंसान सही बोल रहा है। पास्ट वाला श्रीनिवासन कहता है, पर तुम मेरी मदद क्यों करना चाह रहे हो? मैं खुद अपनी मदद कर सकता हूँ और मुझे चीजों का हैंडल करना अच्छे से आता है। तुम इस खेल में अभी बच्चे हो, मेरा भी मिशन बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, या यूं कहो तो हम दोनों का एक ही मिशन है। अगर हम दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो जल्द ही हमारा ये सपना पूरा होगा, श्रीनिवासन कहता है। पास्ट वाला श्रीनिवासन उसकी बातों से अग्री हो जाता है और दोनों आपस में हाथ मिला लेते हैं। इधर अर्जुन परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि वो कहाँ आकर फंस गया और अब उसके पास पैसे भी नहीं है। उसके पास एक 10 का नया नोट है जो कि थोड़ा नया है। ये नोट 2010 के समय का है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो नोट यहाँ कहीं भी चल नहीं रहा है। अर्जुन रोड के किनारे खड़ा होता है, तभी उसे एक बस आती हुई दिखाई देती है जो वहां आकर रुकती है, जिसमें काफी लोग चढ़ उतर रहे हैं। अर्जुन भी मौका देखते ही चुपचाप उस बस में बैठ जाता है। बस में मौजूद सभी लोग उसे बड़े ध्यान से देखते हैं, जिस कारण अर्जुन भी कुछ असहज महसूस करता है। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। इतने में बस का कंडक्टर उसके पास आता है। टिकट टिकट, कहाँ जाना है भाई, टिकट बढ़ाओ, कंडक्टर कहता है। अर्जुन अपनी पॉकेट से 10 रुपए का नोट निकालता है और कंडक्टर को दे देता है। कंडक्टर उस नोट को बड़े गौर से देखता है और कहता है, ये नकली नोट कहाँ से लाए हो भाई, यह नहीं चलेगा, जेल जाना है क्या? पर मेरे पास पैसे नहीं है, अर्जुन कंडक्टर से कहता है। अगर पैसे नहीं हो तो बस में क्यों चढ़े हो, उतरो अभी बस से। ये लो पैसे, इसमें हम दोनों का टिकट बना दो। तुम्हें कहाँ जाना है अर्जुन? अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है जो मेरा टिकट ले रहा है। आप सुन रहे हैं ये कहानी आशुतोष के साथ पॉकेट एफएम पर। सुपर अर्जुन एपिसोड 11। अर्जुन पीछे मुड़कर देखता है तो मीनाक्षी पीछे बैठी हुई थी। बस स्टेशन तक अर्जुन जवाब देता है, मुझे तो उससे थोड़ा पहले उतरना है। कोई बात नहीं, तुम बस स्टेशन चले जाना। लगता है इस शहर में नए आए हो तुम अभी, तुम्हारा पहनावा भी थोड़ा अलग है। हाँ, मैं इस शहर में नया हूँ, मैं यहाँ लखनऊ से आया हूँ और जल्द ही मुझे मेरे घर लखनऊ वापस जाना है, अर्जुन जवाब देता है। कुछ ऐसे ही आपस में बातें करते करते मीनाक्षी बोलती है, अब मुझे यहाँ उतरना होगा, तुम्हें ये बस स्टेशन छोड़ देगी, तुम वहां से अपने घर चले जाना, भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, बाय। इतना कहते ही मायूस होकर मीनाक्षी बस से उतर जाती है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अर्जुन शायद यहीं कहीं रहता होगा, और वो बस अर्जुन को बस स्टेशन छोड़ देती है। बस स्टेशन पहुंचने के बाद अर्जुन को ध्यान आता है कि शायद उसके पर्स में उसका एटीएम कार्ड है। एटीएम मशीन की तलाश में अर्जुन बस स्टेशन से थोड़ी दूर पर जाता है, लेकिन उसे कहीं भी एटीएम मशीन दिखाई नहीं देती। अजीब शहर है यार, यहाँ कहीं भी एटीएम मशीन तक नहीं है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। इतना कहते ही अर्जुन अपने गाल पर जोर का थप्पड़ मारता है। ये सपना नहीं हकीकत है, लेकिन यहाँ आकर फंस गया यार। यहाँ लोग मुझे बड़े अजीब ढंग से देख रहे हैं, मैं कहीं थोड़ा अजीब तो नहीं लग रहा हूँ? इसके बाद अर्जुन दीवार के पास लगे एक शीशे में अपना चेहरा देखता है। नहीं यार, मैं तो पहले जैसा ही वो अर्जुन हूँ, फिर लोग मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, जैसे कि मैं कहीं दूसरी दुनिया से आया हूँ। उसके बाद अर्जुन लोगों से एटीएम मशीन के बारे में पूछता है। एक्सक्यूज मी सर, एटीएम मशीन कहाँ है? यहाँ कोई आसपास एटीएम मशीन है क्या? एटीएम मशीन? वो आदमी सोचने लगता है, ये कौन सी मशीन है, क्योंकि 1983 में तो एटीएम मशीन थी ही नहीं, ये कैसी मशीन है भाई? वो आदमी पूछता है। अर्जुन सोचता है, कैसा आदमी है, इसे एटीएम मशीन के बारे में नहीं पता। अरे भाई, लखनऊ का बच्चा जानता है एटीएम के बारे में। अर्जुन कहता है, अरे पैसे निकालने के लिए पैसे। अरे भाई, पागल तो नहीं हो गया तू, मशीन से कभी पैसा निकलता है क्या? उस आदमी ने कहा। अर्जुन सोचता है शायद उस आदमी को नहीं पता होगा। वो पास ही गुजरते हुए दूसरे आदमी से पूछता है, भाई साहब, यहाँ आसपास कोई एटीएम है क्या? एटीएम? ये कौन सी मशीन है? वो आदमी उत्सुकता से पूछता है। कैश, पैसे निकालने के लिए। अर्जुन हाथ से नोट गिनने का इशारा करते हुए बोलता है, यहाँ इस टाइप की मशीन तो कोई नहीं है, मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे भाई, किसी अच्छे दिमागी डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराओ, दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। कुछ इस तरह के जवाब अर्जुन को लोगों के मुंह से सुनने को मिलते हैं।
हे भगवान, क्या हो रहा है मेरे साथ? यहाँ लोग मुझसे अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं और इन्हें तो एटीएम मशीन के बारे में पता ही नहीं। ये सब लोग मिलकर मुझे अप्रैल फूल बना रहे हैं, लेकिन ये महीना तो जून का है। हे भगवान, अब तेरा ही सहारा है, बचा लो भगवान, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। मैं सही समय पर अगर घर नहीं पहुंचा ना तो चाचा परेशान हो जाएंगे और चाची ने तो मार मार के भरता बना देना है मेरा। दूसरी तरफ फ्यूचर वाला श्रीनिवासन हॉल में लगे एक सोफे में बैठ जाता है। इस दौरान वो अर्जुन के बारे में सोचता है। अर्जुन भी तो उस मशीन के अंदर मेरे साथ आ गया था, वो भी इसी शहर में होगा और इससे पहले कि उसको कुछ और जानकारी मिले मुझे जल्दी ढूंढकर उसको खत्म करना होगा। उधर पास्ट वाला श्रीनिवासन किचन में खड़ा होकर उसके लिए कॉफी बना रहा है और सर्व करने के लिए फ्यूचर वाले श्रीनिवासन के सामने कॉफी लाता है। फ्यूचर वाला श्रीनिवासन कॉफी का कप अपने हाथ में लेता है और एक सिप लेते हुए कहता है, तुम्हें पता है, एक दिन कॉफी बनाने के लिए कॉफी मेकर और घर घर में कुकिंग गैस होगी, हर घर में पाइपलाइन से गैस सप्लाई होगी। पास्ट वाला श्रीनिवासन आंखें बड़ी करके उसकी तरफ देखता है। तुम कैसे इतने श्योर हो सकते हो इसके बारे में? पास्ट वाला श्रीनिवासन पूछता है। क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ श्रीनिवासन, जो फ्यूचर से आया है, और मैं और तुम दोनों एक ही हैं, बस हम में कुछ सालों का डिफरेंस है। मैं यहाँ वो बदलने आया हूँ जो मैं देख चुका हूँ, फ्यूचर वाले श्रीनिवासन ने धीरे से कहा, और ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच ही रहेगी तो अपना फायदा है। पास्ट वाला श्रीनिवासन एकटक फ्यूचर वाला श्रीनिवासन को देख रहा है। जहां एक और श्रीनिवासन अपने पास्ट वाले श्रीनिवासन से डील करने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्टेशन में अर्जुन को लखनऊ जाने वाली बस दिखती है, जिसे देखकर अर्जुन खुश हो जाता है। थैंक गॉड, आखिर आपने मेरी सुन ही ली। अब मैं इस बस से जल्द अपने घर चला जाऊंगा। अर्जुन जैसे ही बस में घुसने वाला होता है, वैसे कंडक्टर उससे टिकट दिखाने को कहता है, लेकिन अर्जुन के पास कोई टिकट तो है ही नहीं। कंडक्टर अर्जुन से टिकट काउंटर पर वापस जाकर टिकट बुकिंग करने को कहता है। अर्जुन जल्दी टिकट काउंटर पर वापस जाता है, लेकिन टिकट काउंटर में बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। लंबी लाइन देखकर अर्जुन सोचता है, अगर मैं इस लाइन पर खड़ा रहा तो मुझे 1 घंटा लग जाएगा और तब तक बस चली जाएगी। मुझे किसी भी हालत में अपने घर जाना है। अर्जुन थोड़ा होशियारी से लाइन में सबसे आगे चला जाता है। मुझे लखनऊ का एक टिकट चाहिए, जल्दी से मुझे टिकट दो वरना मेरी बस छूट जाएगी। इतने में एक पुलिस वाले की नजर अर्जुन पर पड़ती है, जिसने उसे लाइन तोड़कर आगे जाते हुए देखा था। अब पुलिस वाला अर्जुन के पास आता है। ए लड़के, टिकट लेने की बहुत जल्दी है तुझे, लाइन तोड़कर टिकट लेने आता है? पुलिस वाले ऊंची आवाज में बोलता है। वो सर प्लीज मुझे टिकट लेने दीजिए वरना मेरी बस छूट जाएगी। अर्जुन विनम्रता से कहता है, तेरी बस छूट जाएगी तो क्या ये लोग पागल हैं जो पिछले आधे घंटे से लाइन में खड़े हैं? अगर टिकट लेना है तो चल सबसे पीछे लाइन में लग जा। पुलिस वाले ये कहते हुए अर्जुन को लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर देता है और इतने में ही बस निकल जाती है। बस के जाते ही अर्जुन और ज्यादा परेशान हो जाता है और निराश होकर स्टेशन में लगे एक बेंच में बैठ जाता है। जहां एक तरफ अर्जुन पास्ट में 1983 में पहुंचने के बाद इधर उधर धक्के खा रहा है, वहीं वर्तमान में लखनऊ में कॉलेज में कई दिन हो गए, लेकिन मुकेश को अपना दोस्त अर्जुन कहीं नजर नहीं आ रहा। तभी काम्या मुकेश के पास आती है और अर्जुन के बारे में पूछती है। मुकेश, अर्जुन कहाँ है आजकल? न कॉलेज आता है न बॉक्सिंग क्लब में। मैं भी ताज्जुब में हूँ यार, वो कभी कॉलेज बंक नहीं करता, पता नहीं कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा? मुकेश काम्या से कहता है। उसे फोन भी लगाया था लेकिन नंबर भी नहीं लग रहा है, नंबर डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। दूसरी तरफ कॉलेज से प्रोफेसर श्रीनिवासन का इस तरह से गायब हो जाना कॉलेज में हलचल पैदा कर देता है। कॉलेज के स्टूडेंट और अन्य प्रोफेसर श्रीनिवासन के इस तरह गायब हो जाने को थोड़ा अजीब ढंग से देखते हैं। अर्जुन के कॉलेज न आने से काम्या थोड़ी मायूस है। वो अभी भी अर्जुन का वेट कर रही है। काम्या अर्जुन के दोस्त मुकेश के साथ अर्जुन के घर जाती है, जहां वो देखती है कि अर्जुन अपने घर पर भी कई दिनों से नहीं गया है, जिस कारण अर्जुन के घर वाले भी परेशान हैं। अर्जुन के घर वालों ने पहले से ही अर्जुन की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवाई हुई है। बहुत ज्यादा छानबीन करने के बावजूद किसी को भी अर्जुन का कुछ पता न चला। काम्या और मुकेश दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। तुम अर्जुन के बारे में और क्या जानती हो काम्या? मुकेश काम्या से पूछता है। मैं तो उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती, पर मुझे एक बात पता है कि अर्जुन एक अच्छा लड़का है। काम्या जवाब देती है। क्या तुम्हें पता है कि अर्जुन तुम्हें पसंद करता है? मुकेश काम्या से पूछता है। अर्जुन? पर अर्जुन ने तो मुझसे कभी ऐसा कहा ही नहीं। काम्या चौंकते हुए जवाब देती है। पर अर्जुन ने मुझे ये सब कुछ बताया क्योंकि वो मेरा दोस्त है
इसलिए मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मुकेश काम्या को मायूस होकर ये सब बताता है। मुकेश के मुंह से यह सब सुनकर काम्या रोने लगती है और अर्जुन के बारे में सोचने लगती है। जहां एक तरफ मुकेश और काम्या अर्जुन के लिए परेशान है, वहीं दूसरी ओर कॉलेज में प्रोफेसर श्रीनिवासन के बारे में उसके पीओ और अन्य कर्मचारियों के बीच चर्चा हो रही है। कई दिन हो गए यार, श्रीनिवासन कॉलेज झांकने तक नहीं आया। हाँ यार, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि प्रोफेसर गया तो गया कहाँ। खैर कुछ भी हो, उस जालिम प्रोफेसर से पीछा तो छूटा। हाँ यार, सही कह रहा तू, साले ने जीना हराम कर दिया था। खैर हमें क्या करना, उसको आना है आए, नहीं आना है मत आए, हमें तो अपने काम से मतलब है। दूसरी तरफ अर्जुन बस स्टेशन में बैठा परेशान है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपना हाथ अपनी पॉकेट में डालता है। पॉकेट में उसके मोबाइल फोन है, जिस पर अर्जुन का ध्यान अभी तक गया नहीं था। अर्जुन देखता है उसमें अभी भी थोड़ी बैटरी है, लेकिन मोबाइल में एक भी सिग्नल नहीं है। अर्जुन कुछ दूर जाता है और सिग्नल के लिए मोबाइल को इधर उधर हवा में अलग अलग जगह घुमाता है, लेकिन उसे एक भी सिग्नल नहीं मिलता। फिर उसके बाद अर्जुन टेलीफोन बूथ की तलाश में निकल पड़ता है और कई घंटों की मशक्कत के बाद उसे एक टेलीफोन बूथ दिखाई देता है। वो टेलीफोन बूथ के अंदर जाता है और सबसे पहले अर्जुन अपने चाचा का नंबर डायल करता है, लेकिन वो नंबर नहीं लगता, नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसके बाद अर्जुन मुकेश को कॉल मिलाता है, लेकिन मुकेश का नंबर भी एग्जिस्ट नहीं करता। आखिर 1983 से 20-25 साल आगे का मोबाइल नंबर एग्जिस्ट कर भी कैसे सकता है, जबकि 1983 में लोगों ने मोबाइल फोन का नाम तक नहीं सुना था। इन दो नंबर पर ट्राई करने के बाद अर्जुन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो काम्या के नंबर पर कॉल लगाता है, लेकिन काम्या का नंबर भी नॉन एग्जिस्ट बताता है। अब अर्जुन बार बार नंबर डायल करते करते परेशान हो जाता है और उसके बाद टेलीफोन बूथ से बाहर आ जाता है। उसे अब कुछ गड़बड़ लगता है। तभी पीसीओ मालिक का रेडियो बज रहा होता है और उस रेडियो में कुछ खबर सुनाई देती है।